ग्राफ कम तो हो ही नहीं रहा, बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। चाहे कितने भी हमारे अब हॉस्पिटल्स खुलते रहे, कितने डायग्नोस्टिक खुलते रहे, बट नॉन स्टॉप होता जा रहा है। जितनी भी रिसर्च आ रही है नई, वो सिर्फ भारत को लेकर आ रही है कि भारत में ये बढ़ रहा है, भारत में ये डिजीज बढ़ रही है। और जो कि अगर 20 साल पहले देखे ग्राफ, तो वो कुछ भी नहीं थी, मतलब सारी जो गिने चुने थी वो 20 साल के अंदर ही सारी बढ़ी है। अब कुछ एक है जिनका मैं अगर नाम लूं, बीमारियां जिसमें अब एक तो मोटे तौर पे हम सबको ये समझना जरूरी है कि एक बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन से कम्युनिकेबल, कि जैसे अब बरसात का मौसम है, अब मौसम बदल रहा है, तो उस टाइम वो बीमारियां होती है। तो ठीक है, उनसे हमें कुछ सावधानियां होती है, उनसे अपने आप को बचा के रखना है। कि जैसे अभी मच्छर से जो भी चीजें होंगी, कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू के केसेस काफी ज्यादा होते हैं, चिकनगुनिया हो गया, ये सारी चीजें हो गई। या फिर बारिश के अंदर देखते हैं कि ज्यादातर पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, कि आपको गैस्ट्रो कोई भी वॉमिटिंग, डायरिया ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है। तो इस तरह की चीजें होती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है तो स्किन से संबंधित एलर्जी प्रॉब्लम। तो ये होती है कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ये तो रहती है, काफी ज्यादा ही है भारत के अंदर। पर अब जो पिछले कुछ सालों के अंदर ऐड हो गया, वो हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि सारी जीवन शैली के बदलाव की वजह से हुई है। मतलब हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे सो रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, तो मेजर ग्राफ, मेजर परसेंटेज उसकी हो गई है। कम्युनिकेबल डिजीज में सिर्फ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना, जैसे अभी मौसम बदल रहा है, तो कुछ कुछ सावधानियों का, कि हम डेंगू वगैरह से कैसे बचना, वो सबको पता है। पर बार बार फिर भी उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मॉस्किटो से, मच्छर से अपने आप को, अपने घर में सबको प्रोटेक्ट करके रखना है। घर में पानी वगैरह कहीं इकट्ठा होने नहीं देना, गमले हो गए, कूलर हो गए, ये सब। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप देख लें, छत पे कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं है। और कोशिश करें फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहने, आप आधी बाजू के ना पहने, क्योंकि ज्यादातर हाथ पे काटेगा या गर्दन पे काटता है या पैरों पे काटता है मच्छर। तो ऐसा, जैसे क्लास में भी आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो कुछ हर्बल ऑयल आते हैं इस तरह के, या कोई भी मॉस्किटो क्रीम जो भी है वो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए लगा सकते हैं। तो ये बचाव के हो गए, क्योंकि डेंगू फिर एक बार हो गया तो वो आपका हफ्ता 10 दिन खराब, वो जॉइंट पेन, मसल पेन, ये सारी, तो वो सब हमें क्यों करना। तो एक सिंपल सा बचाव है। और गर्मियों के अंदर, मानसून में अभी क्या होता है, ज्यादातर बारिश के सीजन में, कि ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ होते हैं। तो साफ सफाई का ध्यान रखना है बस। पानी कैसा पी रहे हैं, बाहर कुछ भी ऐसा नहीं अपने साथ कैरी करो, लेकर जाओ। तो इन चीजों से आप थोड़ा सा मानसून में होने वाली प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। थोड़ी सी एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो इसलिए जो आप टॉवल वगैरह यूज करते हो वो डेली वॉश होने चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी अभी चुनौती है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की है, मतलब जो जीवन शैली से संबंधित सारी बीमारियां हैं। इसमें हम देखें तो देखिए, ये हमें पता है कि भारत अब कैपिटल बन चुका है डायबिटीज का। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर के केसेस यहाँ पर है, सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज के, और हार्ट में भी अब एज कम होती जा रही है। जो हम पहले 60 साल की उम्र में देखते थे, अब 50 साल, अब 40 साल, इवन 30 साल के हार्ट डिजीज के केसेस। स्ट्रोक के केसेस जैसे कि लकवा वगैरह होना, ये भी सारे बहुत ही कॉमन हो गए। कैंसर तो अब ऐसे हो गया जैसे डायबिटीज थी, हर एक दूसरे, मतलब रोज ही इतना व्हाट्सएप भर जाता है मेरा, और ऑलमोस्ट कैंसर तो हर दूसरे तीसरे पेशेंट में डिटेक्ट होता है। किडनी के पेशेंट इतने बढ़ गए हैं डायलिसिस के। अभी थोड़े दिन पहले कोई आए हुए थे, वो बैठे हुए थे, वो डायलिसिस सेटअप लगाते हैं। तो कह रहे थे कि एक खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला। मैंने उससे पूछा कि किस तरह के पेशेंट आपके पास डायलिसिस के, तो कह रहे हर एक आते हैं, यंग एज के आते हैं, जॉब के लिए, जो जो कहीं ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आए डायलिसिस कराया चले गए। तो अब दूसरा, लीवर को कोई जैसे ध्यान देता ही नहीं है। कल भी जो मैं क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, सारे लीवर के ही थे। तो लीवर, फैटी लीवर, सिरोसिस, ये भी बिल्कुल बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। लंग से संबंधित प्रॉब्लम, अस्थमा हो गया, और भी कई एम्फाइसीमा वगैरह, मतलब चेस्ट वाली प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ रही है। कोविड में भी ज्यादातर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी जिनको पहले से लंग से संबंधित प्रॉब्लम थी। इसके अलावा देखें तो हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस, बोन ब्रेक होना, कि आप 60 साल तक ठीक चल रहे हो एकदम, और किसी दिन एकदम थोड़ा सा स्लिप हो गए और फ्रैक्चर हो गया। तो वो किस वजह से हो जाता है, कि हड्डियां वीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत सारे केसेस हैं। आर्थराइटिस ऑलमोस्ट सबको, बच्चों को, कई जॉइंट खराब। इसके अलावा देखें तो नेक और बैक पेन, एमआरआई की तो बात करें तो वो तो सारे गर्दन की प्रॉब्लम और आपका कमर की प्रॉब्लम, ये सारे लाइफस्टाइल है।
ओबेसिटी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मोटापा वैसा नहीं कि पूरे ओवरऑल फैटी मोटे की, अगर हम बाहर की बात करें यूएस यूके वगैरह में, तो वहां क्या होता है कि ओवरऑल उनका फैट होता है। पर हमारे यहाँ देखें तो ज्यादातर पेट से फैट ज्यादा होता है, एब्डोमिनल, वो ज्यादा खतरनाक है, वो भारत में सबसे ज्यादा है एब्डोमिनल ओबेसिटी। इसके अलावा फीमेल्स में पीसीओडी वगैरह ये सब बढ़ रहा, ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें कई रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह हो गया, ये सारा सब कुछ बढ़ता जा रहा है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, गट हेल्थ इश्यूज, इन्फेक्शन हर तरह के बढ़ रहे हैं। एएमआर काफी बढ़ रहा है। एएमआर का मतलब क्या होता है, हम जैसे कभी भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं, जुकाम खांसी बुखार, तो जब जरूरत होती है एक्चुअल में तब आपको एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। कई इस तरह के इन्फेक्शन आ गए जिसमें कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती, फिर इतनी हैवी वाली एंटीबायोटिक देनी होती है, तो वो भारत में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। एक सबसे ज्यादा चीज इग्नोर करते हैं, खासतौर पे हम डीकेज में भी रहता है, कि डिमेंशिया, अल्जाइमर। अल्जाइमर भी ऑलमोस्ट डायबिटीज की तरह है। अल्जाइमर का मतलब इसमें फिर आपको बहुत ज्यादा भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, जो थोड़ा थोड़ा एज ग्रुप से, मतलब काफी तो मैंने ऐसे देखे हैं जो 40s 50s के अंदर ही है, जिनको पहले से साइन आ गए हैं भूलने वाला, अल्जाइमर। तो ये भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ भी, ऐसा नहीं है कि ठीक है हम मन का तो ध्यान रख रहे हैं, पर मेंटल हेल्थ अलग है, मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम है, उसमें भी कई तरह की चीजें बढ़ रही है। स्लीप एपनिया सबको है, नींद की प्रॉब्लम सबको ही रहती है। अगर एक बार रात को आंख खुल जाती है तो नींद दोबारा आती नहीं है, वो भी बहुत बड़ा एक कारण है। इसके अलावा फिर एक्यूट प्रॉब्लम तो है ही है, कभी भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो हमें पता ही नहीं है। वो सारी बहुत सारी चीजें वैसे भी होती रहती है हमारे साथ। ठीक है, तो अब देखें तो नंबर ऑफ है, लिस्ट कम नहीं हो रही, पर ये सभी चीजें बढ़ रही है। और जितना मैंने लंबा चौड़ा नाम लिए सारे, ये सारी की सारी जीवन शैली से संबंधित है, और सारी हमारी बहुत आराम से ठीक हो सकती है, मतलब बहुत आराम से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सीडेंट चलो, एक्यूट प्रॉब्लम उनको हम नहीं कर सकते, बट इनको तो हम प्रॉब्लम को, चीजों को ठीक कर ही सकते हैं। कुछ हमारा जेनेटिकली होता है कि हमारे पेरेंट्स को है और उनको है, तो उनसे हमारे को आती हैं वो बीमारियां, ठीक है, पर वो बहुत कम परसेंटेज है। मेजर इज आपकी लाइफस्टाइल, जीवन शैली। अब सिर्फ एक सिंपल सी हम थ्योरी लगा लें कि कारण क्या है इसका, कि भारत के अंदर बड़ी क्या है, सिर्फ उन चीजों पे ही ध्यान रखना है। सब जितनी भी रिसर्च आई है वो यही शो करती है, उसके मोटे तौर पे ये कारण है। ठीक है, तो एक जो सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर आपका आ गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस सारी बीमारियों का कारण है। हम डायबिटीज की बात करते हैं कि भाई मुझे शुगर हो गया है, शुगर हो गया, शुगर हो गया तब तो बीमारी हो ही गई ना। शुगर होने में 15 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, अब अगर कोई कमर दर्द को लेकर आता है, बैकेट को, तो ऐसा नहीं कि अचानक से किसी दिन कुछ हुआ और उसको कमर दर्द हो गया। वो बहुत टाइम से, उसका बैठने का, उसका चलने का तरीका, वो कैसे भी, तो वो धीरे 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 डैमेज होता है। और एक दिन अचानक से जब दर्द होता है तब पता लगता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ है। तो वो एकदम अचानक कुछ भी नहीं होता, अचानक ना डायबिटीज होती है, अचानक ना ब्लड प्रेशर होता है, अचानक ना हार्ट अटैक आता है, वो धीरे 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 होता है। तो सेम एक इसके अंदर डायबिटीज तो चलो एक है ही डिजीज। इंसुलिन, अब इंसुलिन का सबसे क्या कारण होता है कि जैसे हमने कभी भी कुछ भी खाया तो एकदम हमारे बॉडी में इंसुलिन रिलीज होगा, उसको शुगर को हमारी सेल्स में जाने के लिए। तो एक सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिम्टम क्या होते हैं कि बार बार भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, वजन बढ़ रहा है। तो आप क्या करोगे कि अपना टेस्ट कराओगे, उसमें आपका शुगर भी नॉर्मल आएगा, आपका HbA1c सब नॉर्मल आएगा। आप कहोगे कि नहीं मेरे को शुगर तो नहीं है पर फिर भी मुझे, मेरा वजन बढ़ रहा है, तो वो ऑलरेडी शुगर होना शुरू हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना। तो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि उसको ठीक करने के लिए बार बार ऐसा नहीं कि कुछ भी हम क्या खा रहे हैं उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली ध्यान रखना है। कई लोग कहते हैं कि हम तो कुछ खाते नहीं है, ब्रेकफास्ट में बस एक ब्रेड ले ली, एक रस ले लिया, चाय पी ली। अब वो ब्रेड ले ली, रस ले लिया, उसमें ही इतनी ज्यादा कैलोरीज हो गई, एक ब्रेड के अंदर 5-6 चम्मच शुगर हो गया, तो पूरा ही आपने सब कुछ, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या मैं चीज खा रहा हूं और उसके अंदर क्या कैलोरीज है। मीठा खाने से शुगर की बात हम नहीं कहते, बट एक्स्ट्रा खाने से, और जितना ये प्रोसेस्ड है यही सारा कारण बन रहा है आपका इंसुलिन जो बढ़ा रहा है। तो ये एक सारी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, वेस्ट साइज सबको अपना देखना है कि आप मेजर करते हैं अपना, ये जो साइज है इसका, कमर का आपका, तो वो कितना है।
वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब समझ लो आप बीमारी की तरफ मूव हो रहे हो। मेल्स के अंदर अगर भाइयों में बात करें तो 40 से कम ही रहना चाहिए, फीमेल्स के अंदर 35 से कम ही रहना चाहिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रोल, अब कोलेस्ट्रोल का बढ़ने का हम कई बार कहते हैं कि भाई हम फैटी चीजें खाते हैं, बहुत तेल खाते हैं, ये खाते हैं, पर कोलेस्ट्रोल बढ़ने का कारण भी मीठा ही है ज्यादा। तो एक बार आपको मीठे को अपनी डाइट से कम रखना है। मतलब अगर मोटे तौर पे सारी चीजों का देखें तो मेजर कॉज मीठा मीठा मीठा, मतलब ये आप दिमाग में डाल लो कि मीठा, मीठा जैसे जीभ पे गया एकदम ब्रेन को सिग्नल गया, वो इंसुलिन स्पाइक होगा। और थोड़ा मीठा खाया, फिर कुछ खाया, फिर चाय पी, फिर कुछ, तो बार बार इंसुलिन इंसुलिन ऐसे बार बार होता रहेगा। वो वजन भी बढ़ाएगा, प्रॉब्लम भी करेगा, सारी बीमारियों का कारण है। ये जो मैंने भूलने की बात बताई है, अल्जाइमर बताया है, यूरिक एसिड बढ़ना, इस सब का कारण मीठा है। तो पहले एक सबसे बड़ा कॉज आपको उसको हटाना है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अभी जो नई रिसर्च एक दी है लैंसेट में, उसमें बताया है कि भारत में और अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि भारत में लोग इनएक्टिव हैं, काम मतलब चलते फिरते कम है, एक्सरसाइज कम करते हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में। और उसमें अगर देखें तो ये संख्या बताइए कि महिलाएं ज्यादा इनएक्टिव है, जबकि हमारा सोचना ऐसा है कि भाई बहनें घर का काम करती हैं और भी सब करते हैं, पर वो घर का काम एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। वो हमारी गलत फहमी है। कई बार हमें लगता है कि हम इधर उधर जाते हैं, चलते फिरते रहते हैं, वो उसमें काउंट नहीं होगा। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हम कंपेयर करें कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हम सिर्फ मुरली सुन लेते हैं, हम हमारी ना कोई धारणा है, हमारा ना कोई और दूसरे हम नियम को फॉलो करते हैं, ना कुछ और करते हैं, ऐसा नहीं होगा ना। तो हेल्थ के लिए भी ओवरऑल सारी बात करनी होती है हमें। हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं ठीक है, हम खाली चलते फिरते रहते हैं तो इसका मतलब हम एक्टिव हैं या फिट है, या वो एक्सरसाइज में काउंट होगा। एक्सरसाइज करने का भी एक पूरा तरीका होता है। एक सबसे बड़ा कारण जो बन रहा है आजकल, वो है नींद का, कि नींद हमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और पिछले कुछ सालों में वो कम 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 होती जा रही है। और इस चीज को बहुत ज्यादा एक ईगो की तरह माना जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा मैं तो सिर्फ 2 ही घंटे सोता हूँ, मैं 4 ही घंटे सोता हूँ, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और कोई कहता है कि नहीं मैं 8 घंटे सोता हूँ, तो उसको थोड़ा कि अच्छा ये तो सोता ही रहता है पूरे दिन। तो हम इस बात में बड़ा वो फक्र महसूस करते हैं कि मैं कम सोता हूँ, और उस चीज को अप्रिशिएट भी किया जाता है कि अच्छा ये तो कम ही सोता है। या आप कहीं पे जाके बोलोगे कि मैं तो कल 2 बजे तक जगा हुआ था मैंने, तो वो कोई बात ठीक है नहीं। वो अल्टीमेटली हेल्थ को तो नुकसान करेगी ही करेगी आपको हर तरह से। तो वो एक बड़ा कारण बन रहा है, खास तौर पे भारत के अंदर देखें। इसके अलावा क्रॉनिक स्ट्रेस। अब क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि ठीक है हम मन का ध्यान बहुत ज्यादा रख रहे हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या हुआ कि कोई एक छोटी सी बात हो गई, जैसे स्ट्रेस होती क्या है, आप एकदम सेंटर से जा रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, एकदम एक स्कूटी आ रही है, एकदम आप थोड़ा अलर्ट हो जाओगे ना, तो आपके शरीर में एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है जिसको फाइट एंड फ्लाइट, या अच्छा एकदम डॉग आ गया आपके पीछे, हो या एकदम आप जा रहे हो एकदम गाय आ गई सामने, तो हटोगे ना आप, तो वो बॉडी कॉर्टिसोल ऐसा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है कि आप तुरंत एक्शन लो। एकदम गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, कोई आगे आ गया तो एकदम से तुरंत आप, तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा। अब क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में कई बार हमारा पूरे दिन कोर्टिसोल रिलीज होता ही रहता है, कि कोई मैसेज देख लिया, किसी ने फोन कर दिया, कुछ बात हो गई, किसी से कुछ और आर्ग्यूमेंट हो गया, आपकी बात किसी ने मानी नहीं, तो वो फिर से कॉर्टिसोल रिलीज होगा। तो बार 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 वो कॉर्टिसोल रिलीज होता रहेगा, और आपका जो क्रॉनिक है वो स्ट्रेस बॉडी के अंदर करता रहेगा। तो स्ट्रेस को वो उस तरीके से देखना है, वैसे हम नहीं कह रहे कि चिंता वाला, बट वो स्ट्रेस आपको वैसे अफेक्ट करता है। तो वो एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है आपका इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर स्वेलिंग। कई बार हमारा जो खाना ज्यादा उल्टा सीधा होता है, या पोल्यूशन लेवल जैसे बढ़ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण बन रहा है, इन्फ्लेमेशन। तो अब मोटे तौर पे हम देखें तो ये सारे बड़े कारण बीमारियों के हैं। तो इन कारणों पे ही हमें ज्यादा काम करना है, क्योंकि बीमारी आ गई तो चलो फिर तो आपको बीमारी ठीक करोगे ही करोगे, बट कारणों पे अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो फिर हम बीमारी की तरफ मुंह ही नहीं करेंगे। दूसरा क्या होता है कि अगर इन कारणों पे आप करते रहोगे, बीमारी तो फिर भी आ सकती है, कई बार हमें पता नहीं होता।
पर अगर आपका ये सब चीज ठीक रहेगी, आपकी जीवन शैली ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, आपकी नींद ठीक है, आप एक्सरसाइज ठीक से करते हो, तो वो बीमारी आपको ज्यादा असर नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब जैसा एक तो बात हो गई आपका, मोटे तौर पे हम बात करें कि डायबिटीज सबसे ज्यादा बढ़ रही है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बेसिकली सारी बीमारियों का मेजर रूट कॉज होता है। चाहे आप किडनी की प्रॉब्लम देख लो, चाहे आप हार्ट की प्रॉब्लम देख लो। अब उससे मैंने बात की, जो डायलिसिस वाले काफी सारे सेंटर्स चलाते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो मैंने पूछा है कि किडनी जो आजकल फेल हो रही है और जो किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसका मेजर कारण क्या है। तो उसका भी सेम यही था कि 70-80% कारण तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। तो डायबिटीज और पहले तो ये कारण बताए हमने, ये छोटे छोटे कारण हो गए। ये आ गए सबसे पहले डायबिटीज और हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर को लेके। और फिर ब्लड प्रेशर और ये जब वो आगे कारण बन गए हार्ट के और आपके लिवर के और किडनी के, क्योंकि वो सबको इफेक्ट कर रहे हैं पूरे। तो अब आप इसमें ये देखिए कि डायबिटीज और हार्ट, इसका ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका डायग्नोस हो गया, पता लग गया, एक कैटेगरी हम मानते हैं कि भाई ये डायबिटीज है, ये ब्लड प्रेशर है। आपने ट्राई किया लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, कुछ भी करके, पर वो नहीं आ रही है कंट्रोल, तो फिर वहां पर मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। काफी सारे 80 इयर्स 90 इयर्स के पेशेंट आते हैं, उनसे एक चीज ही पूछते हैं कि भाई आपका सब कुछ ठीक कैसे है। तो वो बताते हैं कि मेरे को 40 साल से ब्लड प्रेशर है, पर तब से दवा खा रहा हूँ, 40 साल से मुझे शुगर है, तब से मैं दवा खा रहा हूँ। तो दवा खाने से ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान होगा, दवा आप नहीं खा रहे तो आपको नुकसान है। अब होता कैसे है ब्लड प्रेशर से भी कि हार्ट की प्रॉब्लम। देखिए ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, बढ़ा ही रह रहा है, आपको नहीं पता ना अंदर वो कितना डैमेज कर रहा है। आपकी जो वेसल्स है, जो हार्ट सप्लाई करती है, आपके हार्ट को सप्लाई करती है, वो प्रेशर से आपका ब्लड बार बार उनको डैमेज कर रहा है। जो अंदर आपकी नसें हैं, वेसल्स हैं, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई वो करे जा रहा है। ऊपर से फिर आपका खान पान भी थोड़ा हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल भी बन रहा है, तो वो फिर धीरे धीरे वहां पे प्लाक के फॉर्म में जमा हो रहा है। और वो जमा हो जाता है कई बार, तो वो सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती, और हम कहते हैं कि एकदम से हार्ट अटैक आया, एकदम से पेन होना, पर होता धीरे धीरे है। अब अगर आपने उस ब्लड प्रेशर को ठीक रखा तो ठीक है ना, फिर वो ठीक रहेगी। अब वो ठीक किस तरीके से रखा, दवा से रखा, अपनी जीवन शैली से रखा। अब दूसरा, कई बार क्या होता है, हमने दवाई खा ली और फिर टेस्ट कराया और ठीक आया, तो वो ठीक थोड़े टाइम के लिए ही तो है, बार फुल टाइम के लिए थोड़ी है। कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर अब ठीक हो गया है, मैं अभी मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, ठीक हो गया, पर वो ठीक कब तक है ये नहीं पता ना, ठीक कब तक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने थॉट को ठीक किया, अपने संकल्पों को ठीक किया, पर वो संकल्प हमेशा तो ठीक नहीं है, फिर प्रॉब्लम भी आएगी, कुछ और भी सोचोगे, फिर मौसम के हिसाब से ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। तो हो गया है तो फिर रेगुलर मॉनिटर करो। दवाई जो भी है उसकी स्टॉप ऐसे होती नहीं है, डॉक्टर के बिना बात करे आपको स्टॉप नहीं करना। सेम शुगर का भी, शुगर है तो दवाई खानी है, दवाई खाने से नुकसान नहीं है, ना खाने से प्रॉब्लम है। क्योंकि दवा, शुगर होने से पहले ही, पहले होगा इंसुलिन बढ़ेगा, फिर होगी प्री डायबिटीज, फिर होगी डायबिटीज। तो पहले 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 काम करना है। तो ये शुगर एंड बीपी का हो गया, इसको इग्नोर नहीं करना है। शुगर एंड बीपी में मेन कारण ये है कि हम नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, खाने के बाद लगा के पापड़ खा लिया, आप सॉस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हर चीज के अंदर नमक है, तो एक्स्ट्रा जो नमक जा रहा है वही आपका मेन ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा रहा है। तो एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी नहीं लेना आपको नमक, ठीक है सब्जी में खा लिया, खाने में खा लिया, उतना आप नमक ले सकते हैं। नींद आपको ठीक से करनी जरूरी है, नींद के लिए कोशिश करें कि एटलीस्ट 6 आवर्स, 6 घंटे की नींद तो आप पूरी तरह से करें अपनी। अगर उससे कम होगी तो धीरे धीरे वो नुकसान करना शुरू करेगी, आपको मेमोरी लॉस होना शुरू होगा, छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं, ब्रेन फॉग, जैसा कि ये कहाँ रखी थी, ये चीज क्या रखी थी, मैंने फोन उठाया, मुझे फोन करना था, वो कहाँ से हो गया, तो ये चीजें आपका होना शुरू हो जाएगा। इसलिए नींद होनी ठीक जरूरी है। खाने से एनर्जी नहीं मिलती, नींद से, ठीक से रेस्ट ठीक करो, ये तभी मिलनी है। तो आपको अपना शेड्यूल ऐसा बनाना है कि भाई मेरी नींद पूरी किस तरह से हो। कुछ कुछ बातों का उसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई शाम को कोशिश करें चाय कॉफी ऐसा ना लें, वो नींद को अफेक्ट करती है। मोबाइल एकदम आप सो रहे हैं, सोते टाइम बीच में फिर आप उठा लेंगे, तो फिर एकदम ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि सुबह हो गई,
तो फिर आंख खुल जाएगी, उसी तरह का आपका हार्मोन रिलीज होगा। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर उनका ध्यान रखोगे तो ठीक अपनी नींद को करेक्ट कर सकते हो। सोने से 2-3 घंटा पहले आपको खा लेना है, क्योंकि खाते ही सोएंगे तो फिर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें बिजी हो जाएगा, वो उसको डाइजेस्ट ही करता रहेगा सारा, और फिर वो नींद आपकी असर करेगी, अफेक्ट होगी। तो उसका आपको ध्यान रखना। अब कई बार लोग कहते हैं कि नहीं रात को फिर नहीं खाएं तो नींद नहीं आती है, तो कुछ अच्छा सोर्स देख लें कि जैसे सूप बना लिया, सूप में सब्जियां डाल ली, ये सब कर ली, बट एक्स्ट्रा नहीं खाना। वो थोड़ी देर का आपको ऐसा क्रेविंग होगा कि अच्छा कुछ अच्छा खा लेते हैं, बट वो थोड़ी देर का ही आपको ध्यान रखना है। रात का खाएंगे वो हेल्दी नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप खुद ऐसा करके देखो, सुबह आपको बड़ी रिफ्रेशिंग स्लीप होगी। अब भी देखें तो लोग सुबह उठते हैं तो वो रिफ्रेशिंग होती नहीं, थकान सी महसूस होती रहती है। और आप देखेंगे कहीं भी बैठे हुए एकदम से नींद आ जाएगी। नींद आना का मतलब बार बार आना, हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं, थके हुए महसूस कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा कुछ भी करने के लिए। आप खुद देखो ऐसा कि अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आप बड़े इरिटेट से रहोगे, आपका मन नहीं करेगा। नींद ठीक नहीं होगी तो आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, क्रेविंग की अच्छा ये खा लूं, कुछ मीठा खा लूं। तो नींद को ठीक कैसे भी करके फिक्स करो, ठीक करो। दिन में लगता है टाइम, थोड़ा नैप ले लिया, ऐसा नहीं कि दिन में 2 घंटे सो गए, आप सो गए तो फिर रात को वही नींद अफेक्ट होगी। तो रात का ही टाइम है सोने का, सर्केडियम रिदम आपको ऐसा ठीक करके रखना है। और सुबह उठने के बाद सनलाइट 10-15 मिनट आप जरूर लें, क्योंकि सनलाइट लेने से वही जैसे कि सबका देखते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत है। एंड विटामिन डी ऐसा नहीं है कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए, विटामिन डी के बहुत सारे काम है, 100 से ज्यादा काम है, शरीर को बहुत बहुत चीजों में वो काम करता है। दूसरा एक चीज और है कि विटामिन डी, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा 20-30 आ गया ठीक है, नॉर्मल रेंज है, नहीं नहीं, वो आपको ऑप्टिमम रखना है 50-60 तक, तब आप ठीक तरीके से आपकी बॉडी फंक्शन कर पाएगी। बहनों में विटामिन डी कम रहता है काफी लंबे समय तक, तो वही एक कारण बनता है 50 साल की उम्र के बाद की हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती है। तो उसका ध्यान रखना है। एक सबसे ज्यादा हम इग्नोर कर रहे हैं, जो हम पहले से बात करते थे कि हमारा पेट, अगर पेट ठीक नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। आप किसी भी तरह की डाइट ले लो, कैसा भी आप खाना खा लो, क्योंकि वो ठीक से आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। एंड 99% पेशेंट्स की यही कंप्लेंट है। कल भी वो जो लिवर वाले डॉक्टर थे उनसे जब बात हुई कि ये सारे पेशेंट्स किस चीज के होते हैं, वो भी बार बार यही कहते हैं कि मेन सारी प्रॉब्लम कहते हैं कि एसिडिटी है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट ऐसे ब्लॉटिंग रहती है, ये सब। तो वो पेट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है सबको। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा नहीं खाना है, उल्टा सीधा खाने के बीच में थोड़ा गैप जरूर देना है। ये नहीं कह रहे कि आप लंबी फास्टिंग रखो रखो, क्योंकि एक चीज सबको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे बाबा भी मुरली में हर बच्चे के हिसाब से उसमें देता है ना कि मेरे लिए कौन से पॉइंट है आज, उसमें नए भी हैं पुराने भी है, सब कुछ है। तो ऐसे सबका शरीर डिफरेंट है, एक तरह की डाइट किसी के लिए हो ही नहीं सकती। आप सोचो कि मैं उस वो ऐसी डाइट ले रहा है, ऐसा खाना खा रहा है, उससे मुझे फायदा होगा, वो ऐसा खाना खा रहा है मुझे उससे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा इसका एक रूल है कि आपको अपनी डाइट अपने हिसाब से ही डिस्कवर करनी है। थोड़ा टाइम लगता है, ये खाया मुझसे इसको प्रॉब्लम हुई, ये खाया मुझे मुझे इससे ठीक लग रहा है, तो उसको धीरे धीरे आप डिस्कवर करते रहो अपने आप कि इतना खाया मुझे इससे ठीक है, गैप करने से मुझे ठीक है, 12 घंटे रात को गैप रखा ठीक है। तो अपने हिसाब से आप करो। मेन सिर्फ एक रूल है खाने का कि ज्यादा नहीं खाना, वैरायटी नहीं खानी, खाने के अंदर कोशिश करो एक या दो तरह के। अब आप ये देखो कि फिर अब इतना सब कुछ हो गया सब करके, और फाइनली एक ही उसमें निकल कर आया है कि क्या ठीक है, अच्छा खाने में क्या खाएं, दाल रोटी और सब्जी बेस्ट है। उसमें आपको वेजिटेबल मिल गए, विटामिन मिल गया, दाल में प्रोटीन मिल गया, रोटी जितनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ठीक है, दही ले लिया साथ में, प्रोबायोटिक मिल गया, सब कुछ मिल गया। दाल चावल ठीक है, दाल चावल मिला लेंगे, सभी तरह के आपको प्रोटीन मिल गए। दूसरा एक ध्यान रखना है कि अलग से मीठा शुगर वो बिल्कुल आप जीरो कर दो। थोड़े टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आप 21 दिन करोगे, 1 महीना करोगे, थोड़ा तो पुश करना ही पड़ता है ना। एक बार जब हम योग भी करते हैं तो थोड़ा तो बिठाना पड़ता है अपने आप को। तो ऐसे थोड़े टाइम तो शरीर बोलेगा ऐसा। कोई स्मोकिंग भी छोड़ता है और भी छोड़ता है तो शरीर में ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे ही अगर आप शुगर छोड़ रहे हो तो फिर सिम्टम आएंगे बॉडी में, ऐसा मन करेगा कुछ खा लूं, मेरे को इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा ऐसा फील हो रहा है, वो होंगे, वो तो सिम्टम होते हैं, विड्रॉल सिम्टम होते हैं। तो खाना मान के चलो कि खाना भी एक तरह का एडिक्शन है, एक आदत है,
और धीरे धीरे मुझे उसको छोड़ना है, थोड़ा पहले फोर्सफुली, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। खाना नहीं छोड़ना, पर कुछ चीजें जो प्रॉब्लम कर रही है वो छोड़नी है। ऐसे ही आपको ये भी डिस्कवर करना है कि क्या चीज मुझे एलर्जी करती है। अब कई होते हैं कि दूध पीते ही मुझे पेट में ब्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि ये तो सबकी शिकायत है कि कुछ खाया और ऐसा लगा कि पेट में ब्लॉटिंग है। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा बड़ी हुई है, एसिडिटी हो रही है। तो अपने आप देखो कि मुझे दूध से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने दूध कम कर दिया, या दूध को रिप्लेस करके थोड़ा दूध ले लिया, हल्दी डाल ली, या दही मैं यूज कर लेता हूं तो दही से मुझे ठीक लग रहा है। या फिर आपको लगा कि नहीं मेरे को गेहूं से रोटी खाने से इससे एलर्जी हो रही है, तो वो थोड़े थोड़े खुद एक बार देखो। पर वो पता है क्या, हम पता कैसे नहीं लग पाता हमें, क्योंकि जब हम खाते हैं ना तो खाते हुए हम बहुत सारे काम करते हैं, हमें लगा खाना तो जा ही रहा है अंदर। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ केले जैसे हमने भोग में सबको दिए थे, तो केल भोग में देने के बाद फिर दीदी ने कहा कि अच्छा चलो अब योग करेंगे। तो एक दो भाई को मैंने देखा कि केला हाथ में था और कब गायब हो गया पता ही नहीं लगा। तो मतलब केला गया, अंदर ही सब कुछ होगा और फिर हजम होगा। तो वो खाने का कम से कम 3-4 मिनट तो है ना आपको। दांत हमें किस लिए दिए हैं? चबाने के लिए दिए हैं। फिर उसके बाद अंदर पेट में भी दांत नहीं है और हमारी इंटेस्टाइन आंतों में भी दांत नहीं है। तो इस वजह से ध्यान रखना। और 90% यही होता है कि खाने के साथ मोबाइल भी देख रहे हैं। अब मोबाइल में कोई मैसेज आया है तो वो सब भी हो रहा है आजकल। चलो टीवी बंद हो गई है तो मोबाइल तो रहता ही रहता है हमेशा। बातें करते हुए खा रहे हैं, बातें करते हुए खा रहे हैं, हवा भी साथ में जा रही है। फिर करते हैं कि नहीं मेरे को तो खाने के बाद ऐसे एसिडिटी हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो खा रहे हो ना, उस टाइम बहुत धीरे धीरे खाओ। ज्यादा तभी खाते हैं जब हमारा माइंड कहीं और होता है, ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाता और हम ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। ये खा लिया, ये खा लिया, ये खा लिया। तो खा रहे हो, थोड़ा सा टाइम दो उसको, फिर आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। पहले भी बताया था, आपका पेट का साइज ये है, आपकी मुट्ठी के साइज जितना, तो इतना ही खाने की जरूरत है उसको। तो जितना खाएंगे फिर ज्यादा, क्योंकि 20 मिनट जाते हैं ब्रेन को सिग्नल जाने में कि आपका पेट भर गया है। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी, वो ठीक करोगे तो ये जो पेट की प्रॉब्लम है, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये ठीक हो जाएगा। दूसरा, हमारी आंतों को बहुत पसंद है मूवमेंट, 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 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, चलना फिरना, ये हमारी आंतों को बहुत ही पसंद है। तो इसलिए सुबह ये ट्राई करना है कि मैं वॉक करूं, एक्सरसाइज करूं, कुछ भी करूं, मूवमेंट में जरूर रखूं। मूवमेंट बंद हो गया तो ये कम। वैसे साइंटिफिकली कहा जाता है कि 10,000 स्टेप्स होने चाहिए, पर उतने आजकल होते नहीं, क्योंकि स्कूटी वगैरह, हम कार वार इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से, तो इसलिए कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज जरूर करनी है, वॉक जरूर करनी है, पेट के लिए वो बहुत ठीक रहेगी। खाना खाया जैसे ही तो थोड़े 100 कदम चल लिए, कुछ कर लिए, फिर उसके बाद खाते ही ऐसे बैठना नहीं। खाना तो बिल्कुल ऑटोमेशन में हो गया, अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और वो अंदर जाया जा रहा है। उसका कोई यूज ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान ही है। सो आपका ये हो गया गट हेल्थ के लिए। दूसरा, कोशिश ये रहनी चाहिए कि थोड़ा सा अलग अलग चीजें हो। जैसे उसमें कई बार एक ही तरह का आप खाए जा रहे हो डेली, तो वो भी ठीक नहीं है आपके लिए। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि कई बार हम डिफरेंट डिफरेंट तरह का, अलग अलग तरह की रोटी हो गई, अलग अलग तरह का अनाज हो गया ऐसा, तो वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। चौथा, आपके आंतों को, आपकी इंटेस्टाइन को, पेट को पसंद है कि नींद ठीक होनी चाहिए। जिस दिन नींद नहीं हुई, आपका पेट वैसे ही डिस्टर्ब रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं ठीक है। तो नींद ठीक होगी तो आपके आंतें, पेट आपका ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक रहेगा। पेट ठीक नहीं है तो सारी बीमारियों का कारण है। ना आपका इंसुलिन ठीक होगा, ना आपका शुगर ठीक होगा, ना आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। गट मतलब गट हेल्थ कहते हैं उसके लिए। वैसे दही ठीक रहता है, अगर किसी को दही सूट करता है, उसके अंदर प्रोबायोटिक है। तो एक्सरसाइज, नींद, और दूसरा ये आपको बताया कि ओवर ईटिंग, ज्यादा नहीं खाना, ये आपके लिए। खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि नहीं हम खाएंगे इससे हमें एनर्जी मिलेगी, खाने से ज्यादा एनर्जी मिलेगी आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस सबसे एनर्जी मिलेगी। बहनों को जैसे लगता है कि हम घर का काम कर रहे हो, एक्सरसाइज वो उसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि घर का काम करने के बाद तो आप थक जाते हो ना। एक्सरसाइज से हम थकते नहीं है। तो एक एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, एक्सरसाइज का क्या चीज है ध्यान रखना कि अगर आप कि ठीक है घुटने वगैरह सब ठीक है, तो 4 या 5 मंजिल तक जहां भी जाना हो तो पैदल, मतलब लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है।
एक जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है वो कमर की, लोअर बैक की। मतलब इतने एमआरआई, अगर 100 एमआरआई होते हैं तो 100 एमआरआई के अंदर ये मान के चलो कि 70 एमआरआई सिर्फ कमर कमर कमर, 70 एमआरआई में कमर के होंगे, घुटनों के होंगे, गर्दन के होंगे। तो कमर की प्रॉब्लम सबको ही होती जा रही है, और वो अचानक से नहीं होती, वो हमारे सीटिंग पोस्चर से, हमारे बैठने के तरीके से, हमारे चलने के तरीके से, आप ड्राइव कर रहे हो वो सारे उसको धीरे धीरे डैमेज करते रहते हैं। तो सिटिंग पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए। सिटिंग पोस्चर का मतलब ठीक कैसे, आप स्ट्रेट बैठे हुए हैं। अब फोन का इस्तेमाल करेंगे तो हम फोन में भी इसको नीचे कर लेंगे गर्दन को, है ना। आप कहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, तो जितना आप बैंड करते रहोगे बार बार वो आपको प्रॉब्लम ही करेगा। तो पोस्चर हमेशा ठीक रखो। एक बार आदत बन जाएगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। लंबे समय तक बैठ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहो, बीच में उठ भी सकते हो, पर बैठने का तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी कमर को डैमेज ही करेगी। और कोई कमर की बीमारी वैसे होती नहीं, वो भी जीवन शैली से संबंधित प्रॉब्लम है, बैठने की प्रॉब्लम है। गाड़ी भी, जैसे कि गाड़ी लंबे समय तक कोई चला रहा है तो वो फिर आगे की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो उस तरह का पोस्चर होना चाहिए। जैसे गाड़ी में कई बार क्या होता है कि आप ऊंची गाड़ियां चलाते हो, जैसे वैगनार हो गई या फिर आपका सेंट्रो, ये आपका और भी इस तरह की गाड़ियां हो गई जो आप थोड़ा जिसमें हाइट होती है ना, इनोवा वगैरह में, या फिर जो गाड़ियां दूसरी वाली होती है जो छोटी वाली वैसे फ्लैट वाली गाड़ियां होती है, सेडान कहते हैं, वो प्रॉब्लम ही होती है उन गाड़ियों में हमेशा। तो कोशिश करें कि पैरों के बीच में स्पेस हो और बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहें, नहीं तो वो कमर को प्रॉब्लम करेगी। गर्दन की सबको प्रॉब्लम होती जा रही है। गर्दन की प्रॉब्लम का मेजर कारण यही है कि पूरे दिन हम मोबाइल को ऐसे देखते रहते हैं, या फोन यहाँ पे लगाया ऐसे ही बात करते हैं हमेशा। तो ये तो सबसे बड़ा नुकसान है, मतलब इससे आपको, आप अपनी गर्दन को बिल्कुल डैमेज कर रहे हो। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको सर्वाइकल तो हो ही जाता है, नसें भी दबना शुरू हो जाती है हाथों में, फिर वो झंझनाहट और ये वो, ये पहले नहीं थे सारे, जब से मोबाइल आया तब से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो मोबाइल मतलब सबसे ज्यादा ये है कि हमें कांटेक्ट ऐसे ही रखना, मतलब इतना होना चाहिए थोड़ा, कि ऐसे नहीं कि आप बार बार उसको बैंड करे जा रहे हो। हम ऐसे बैंड करके पूरे दिन बैठे रहते हैं, फिर पूरा ऐसे बैंड हो जाते हैं, फिर साइड में हो जाते हैं, फिर इधर हो जाते हैं, तो वो उतना ही डैमेज कर रहा है आपको। पोस्चर बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट होना चाहिए। दिक्कत नहीं है गर्दन में तो बीच बीच में थोड़ा हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर सकते हो, इधर किया, धीरे धीरे पीछे की, ऐसे करके कुछ अपनी एक्सरसाइज गर्दन की आप रखो। घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है, घुटनों के लिए सबसे ज्यादा एक सिंपल सी बात है कि वेट कम ही रखना है, तो घुटनों पे प्रेशर आएगा। ऑर्थोपेडिक्स वाले कहते हैं कि हमारे घुटने सिर्फ 50 साल तक के लिए बने हुए हैं, पर अगर हम आगे तक उनको चलाना चाहते हैं तो फिर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो घुटनों पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, जॉइंट की प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, तो जॉइंट के काम को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारा काम उन्हीं को ही दे दिया है। सारा जॉइंट जॉइंट को काम दे दिया है, और जो आसपास की मांसपेशियां उनको बिल्कुल मजबूत नहीं करते, तो उनको थोड़ा ठीक करना है। तो कोशिश करें, मतलब बहने भाई सभी की, आपके जो उससे ऊपर वाली मसल है, जैसे पैर, घुटने के ऊपर पैर हो गया ना, इसकी कुछ एक्सरसाइज होती है ताकि वो मजबूत हो, तो जो आपका प्रेशर है वो डिवाइड हो। सब कुछ ऐसा नहीं कि पूरा उसी पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उसको ठीक रखना है। भारतीयों में ये पाया गया है खास तौर पे कि प्रोटीन डाइट में कम होता है। प्रोटीन ही आपकी मसल के लिए है, तो इस चीज का आप खास तौर पे ध्यान रखें कि डाइट में प्रोटीन होना जरूरी है। प्रोटीन आपके चना दाल पल्सेस वगैरह राजमा इन सब के अंदर है। तो कोई भी खाना खाएं तो कोशिश करें उसमें मेरा थोड़ा प्रोटीन की मात्रा है। पनीर के अंदर प्रोटीन होता है आपका, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होता है, सभी तरह की दालों के अंदर प्रोटीन होता है। भिगो के उनको कुछ भी करके आप खा सकते हैं, तो वो प्रोटीन आपको ठीक तरीके से लेना है। थोड़ा सा हेल्दी स्नैक रखें कि बीच में मन करता है, जा रहे हैं कहीं प्रोग्राम है, लंबे समय तक योग का प्रोग्राम है, तो मखाने होते हैं रोस्टेड करके वो रखो। जैसे आपको लगता है ड्राई फ्रूट आप रख सकते हो, बीज जो आते हैं आजकल सभी तरह की सीड्स, वो भी आपके लिए हेल्दी है। तो ऐसा हेल्दी स्नैक रखो। ऐसा नहीं कि बिस्किट खा लिया, बिस्किट खा लिया तो वो सबसे सबसे ज्यादा नुकसानदायक है आपके लिए, क्योंकि उसमें मीठा भी है, उसमें नमक भी है, उसके अंदर पाम ऑयल भी है, वो तो पूरा डैमेजिंग है आपका, तो वो आपको नहीं खाना है। दूसरा, कोशिश करें फल वगैरह में मोटे तौर पे पूरा फल ही खाएं, अलग से जूस
फल का जूस का कोई फायदा नहीं है, फ्रक्टोज होगा, फैटी लिवर करेगा। तो जूस नहीं, पूरा फल ही खाएं। बहुत ज्यादा इसमें मतलब आप जितना नेचुरल चीज को जितना छेड़खानी करेंगे ना, उतना ही प्रॉब्लम होगा। तो जितना हो सके आप उसको कंप्लीट ही खाएं। आम का मैंगो शेक के बजाय, अगर आपको आम का सीजन है, आप खा लो आम, क्योंकि आम से एडिक्शन तो होगी नहीं, सर्दी में तो मन करेगा नहीं। मिठाई का तो मन करता है, क्रेविंग होती है, आम का मन नहीं करेगा। जो नेचर ने दी है उसकी कोई आपको आदत नहीं पड़ेगी, खा सकते हो। पर जिनको डायबिटीज है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, जिनको फैटी लिवर है, वजन कम करना है, तो वो मैंगो का फिर ना ही यूज करें तो बेटर है, क्योंकि मैंगो भी फिर बढ़ाता है फिर, क्योंकि आजकल वैसे फ्रूट्स में वो भी। तो बहुत ज्यादा फूड में मैं जा नहीं रहा, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। फूड का सिंपल सा रूल है, दाल रोटी चावल, दैट्स इट। थोड़ी विटामिन डी वगैरह की कमी होती है, धूप से मिलती है, धूप से नहीं मिल रहा तो कई बार सप्लीमेंटेशन वगैरह लेना पड़ जाता है, B12, ये सब थोड़े बहुत कई बार सप्लीमेंट लेके हमें ठीक करना पड़ता है। पर मोटा मोटा वही है जो सब कुछ पहले वाला रूल था। डीप फ्राइड कुछ नहीं खाना, छोले भटूरे समोसे ये सब तो बिल्कुल, मतलब ये तो बैन ही, ये तो बिल्कुल आपको लेना ही नहीं, नुकसान ही करेगा। कभी कभी आप ले सकते हो, ले भी वो सकता है जो एक्सरसाइज करता है, चलता फिरता है, तो ठीक है। नहीं तो फिर वो जमा ही होता रहेगा शरीर के अंदर, और वो सारी चीजों का नुकसान कॉज करेगा। ठीक है, तो ये जो मेन आपका बैकएक वाली प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको सिटिंग पोस्चर और इन सब चीजों का ध्यान रखना है। नींद ठीक रखनी है, ईटिंग हैबिट ठीक रखनी है, स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है। एल्जाइमर जैसे बढ़ते जा रही है, भूलने की बीमारी, ये सब, ये भी उसका एक बड़ा मेजर कारण है। तो इन इन मतलब पूरा अगर इसका एक क्रक्स निकाल दूं, तो अवॉइड करनी है कुछ कुछ चीजें, मीठा नमक अवॉइड करना है, और एक्सरसाइज को अपने उसमें शामिल करना। अच्छा, एक्सरसाइज में भी लोग कहते हैं कि हम वॉक करते हैं, वॉक खाली एक्सरसाइज में काउंट नहीं होगा। वॉक ठीक है, आपके हार्ट के लिए ठीक है, आपके लंग्स के लिए ठीक है, पर आपकी जो मसल है, आपके जॉइंट है, उसके लिए तो कुछ तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि क्यों, पहले आप बात करिए कि आप बाजार में जाते थे, सामान उठा कर लेकर आते थे, तो कुछ तो वेट उठा रहे हो, तो कुछ ऐसा वेट उठाने का जरूर करना है। घर में हल्का फुल्का रखें, थोड़ा सा वेट की मसल को थोड़ी बनाना जरूरी है, खासतौर पे बहनें भी भाई भी, कि वेट की आपको जरूर ट्रेनिंग करनी है। तो खाली वो काम नहीं होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है, लंग्स की प्रॉब्लम सबको है। तो ओवरऑल खाली वॉक से फायदा नहीं होगा, मतलब वजन उठाने वाली भी एक्सरसाइज जरूरी है। और आपकी जो ये दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह हो गया, ये भी जरूरी है। और थोड़ा सा बैलेंस बनाने वाली भी कुछ एक्सरसाइज होती है, कि शरीर में बैलेंस बना रहे, क्योंकि एक एज के बाद फिर हम कहीं भी स्लिप हो जाते हैं वो सब। तो ये सब तो एक्सरसाइज खाली एक नहीं, पूरा कंबाइन एक्सरसाइज को चेंज करते रहे। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, जैसे योगा वगैरह हो गया है, कुछ भी ऐसी, क्योंकि जॉइंट आपके बहुत स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाली भी कुछ कुछ एक्सरसाइज की स्ट्रेचिंग आपने कर ली, जो बड़ी सिंपल सी होती है, हाथ ऊपर ले गए, ये तो बॉडी आपकी खुल जाएगी, फ्लेक्सिबल रहेगी। तो वो कंबाइन करके सारी चीजों का ध्यान रखना है। और कम खाएं, अच्छा खाएं, धीरे धीरे खाएं, चबा के खाएं। ऐसे किसी चीज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अपनी डाइट को खुद डिस्कवर करें। ऐसा नहीं है कि कोई और आपको बताएगा। और थोड़े अपने रिस्क फैक्टर जान लें, किसी को पता ही नहीं होता, पूछें कि आपको डायबिटीज है कि नहीं, नहीं हमें नहीं पता। आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, आपको नहीं पता। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का सबको अपना पता होना चाहिए, है कि नहीं है। ये वजन तो आपको पता ही है, वो तो दिख ही जाएगा। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर, और फैमिली हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स को किस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। अगर उनको किसी भी वजह से, हार्ट की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, उनका शुगर थी, तो वो जेनेटिकली आता है ना। तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली में ये हिस्ट्री थी। बहनों के अंदर बहुत ज्यादा चीज का ध्यान रखना है, कि सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहे हैं, तो फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, या उसमें कुछ यूट्यूब पे आप ऐसे वीडियोस देख सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए किस तरह की क्या टेस्ट होती है, जांच होती है, मेमोग्राफी वगैरह, वो आप करा सकते हैं। भाइयों में प्रोस्टेट का कैंसर सबसे ज्यादा होता है 45 साल की उम्र के बाद। एक छोटा सा PSA टेस्ट होता है, तो उसको कराने से पता लग जाता है कि अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं, बार बार यूरिन आ रहा है, रात को बार बार यूरिन आता है, पूरी तरह से यूरिन कंप्लीट आता नहीं है, तो प्रोस्टेट के सबसे ज्यादा भाइयों में कैंसर होते हैं। तो उसका आप ध्यान रखें। तो बस ये छोटी बातों का ध्यान रखोगे अगर आप, तो बहुत हद तक 90% के करीब जो लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। भाई बहुत समय निकालते हैं
अपनी हेल्थ के लिए भी और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी। तो बहुत जोरदार तालियों से भाई का धन्यवाद करें। बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन व्यस्त होते भी समय निकालते हैं। तो अभी यशपाल भाई बताएंगे। भाई साहब का स्वागत है। आज हमारे लिए ये एक उत्सव का पर्व है। भाई साहब रोज क्लास करते हैं हमारे साथ और आज के हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं। वैसे तो आप एक इंटरनेशनल जो है जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी आपके उनमें इनके जो है पैनल्स के अंदर प्रोग्राम आते हैं और इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं पूरे इंडिया के अंदर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबको देते हैं। परंतु आज हमें मौका मिला इनको सुनने का और ये जो सब कुछ इनको उन्होंने जर्नी करी 25 साल से ये हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं और बाबा के घर में पिछले 7 साल से जुड़े। परंतु इन्होंने बाबा ने इनको विशेष वरदान दिए हैं। बाबा की एक स्पेशल आत्मा है ये और इनको जो है समय प्रति समय ये हमें जो है ये डायरेक्शन देते रहते हैं, लेकिन हम लोग ना उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे कि भाई ने बताया तो हमें उनको अपने ऊपर जो है अप्लाई करके उसको यूज करना है। और कोई भी अगर आपके प्रश्न हैं तो आप, वैसे तो प्रश्न मेरे ख्याल से सबके क्लियर हो गए होंगे, इसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स हर पॉइंट को कवर अप कर लिया है। फिर भी किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो इसको जो है पूछ सकते हैं। ओम शांति। हाँ ओम शांति। ये बीपी लो के बारे में कुछ बताइए कि बीपी लो ज्यादातर 80-50 ऐसे बना रहता है। कईयों में तो नॉर्मल ही होता है बीपी, है ना, उनके लिए वही नॉर्मल होता है, और कईयों में थोड़ा सा बॉर्डर लाइन है, वो हो सकता है उनके लिए नॉर्मल ही हो। बट हाँ, लो में फिर ये है कि एक बार आप मॉनिटर उसको रेगुलर चेक करते रहें। बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो कॉफी वगैरह का ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। पर उसको ठीक से चेक करो, घर में बीपी ऑपरेटर्स होना जरूरी है। पर कईयों में नॉर्मल होता है, कम होता है, वो उसमें भी ठीक काम कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए वो ठीक ही होता है। पर ज्यादा अगर लो हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये एक बार आप अपने डॉक्टर से रेगुलर कांटेक्ट में रहे, बीपी चेक करते रहो। बट ओवरऑल बीपी शुगर ये वो एक्सरसाइज आप करते हो रेगुलर? हाँ, तो वो आपको जरूरी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको जरूर करनी, नींद आपकी ठीक होनी जरूरी है ना। ये ठीक रखोगे तो फिर होगा, पर वो आपको असर नहीं करेगा ज्यादा। ऐसा नहीं है, वो थोड़ी बहुत होती है रियर एंड टीयर, बट वो असर नहीं करेगी। तो नींद, एक्सरसाइज और ये स्लीप मैनेजमेंट और डाइट का ध्यान रखो। कुछ भी अंदर जा रहा है बस ध्यान रखो उसका कि क्या जा रहा है। That's it. ओम शांति। ये फैटी लिवर क्या होता है, इसके लक्षण क्या है? फैटी लीवर के कोई लक्षण नहीं होते, यही तो प्रॉब्लम है, पता ही नहीं लगता है कि जब आते हैं पेशेंट तो पता लगता है लीवर फेलियर में ही चला गया है लीवर, क्योंकि उसके कोई लक्षण ही नहीं आएंगे। ज्यादातर सब में ही होता है, आप अल्ट्रासाउंड कराओगे उसमें बताएंगे ग्रेड 1 2 ग्रेड 3 ऐसे फैटी लीवर है। तो उसको जरूरी है ध्यान रखना। लीवर के 500 से ज्यादा शरीर में फंक्शन होते हैं। फैटी लीवर का मेजर 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 कारण मीठा ही है, बस आप ये ध्यान करके इसका रखो। उपचार भी? हाँ, तो इसका एक तो मीठा कारण है, और दूसरा आपको ये लग रहा है कि मेरा पेट थोड़ा भी निकल गया है तो फैटी लीवर ही है, ये समझ लो, उसी पे ही काम करना है। फिर आपको पेट कम करने के लिए मीठा जितना हो सके कम करो। उसमें 80% डाइट का रोल है, 20% ही एक्सरसाइज का है। सो डाइट का है, वो होते 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 कई साल लग जाते हैं। ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी वही कहते हैं कि फिर आप डाइट डाइट कम करो, अपनी डाइट को धीरे धीरे कम करते रहोगे, फैटी लीवर अपने आप कम हो जाएगा। बहन आप पूनम। सर मुझे ना हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज कैसे करें उसके बारे में। हाइपोथायराइडिज्म के आप वैसे मेडिसिन तो ले ही रहे होगे, मेडिटेशन ले, आप मेडिटेशन अपनी मेडिकेशन को ठीक रखें, और दूसरा उसको मॉनिटर भी बीच बीच में करते रहो कि हाइपो, अगर कई बार क्या होता है वो नॉर्मल आ गया तो हम स्टॉप कर देते हैं दवाई। तो एक बार अब जब भी आप टेस्ट कराओ तो दवाई लेकर फिर टेस्ट कराना। कई बार हम दवाई बंद करके फिर टेस्ट कराते हैं तो हो सकता है और लो
और लो आ रहा हो तो दवाई लेके उसको ठीक करो। और कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए डाइट है, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करो, उस तरह की डाइट को आप फॉलो करो तो मैनेज रहेगा फिर वो काफी हद तक, है ना। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम डीपीएस वर्मा है। मेरी एज 84 है। मुझे पेट की कुछ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। वैसे शुगर 91 है, शुगर 91 है, BP 130 है, एक्सरसाइज भी करता हूँ। अब पेट की है, तो ड्राइनेस महसूस होती है और पेट साफ नहीं होता कभी। तो पेट के लिए तो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने बताया है कि आप हाइड्रेशन का ध्यान रखो। थोड़ा पानी कम पीते हैं ना, तो लिक्विड, जैसे हम घर में बैठे हैं तो ज्यादा पानी आप पी नहीं रहे हो, तो एक तो हाइड्रेशन का ध्यान रखो और थोड़ा खुद अपनी डाइट को चेंज करके देखो कि ये लेने के बाद क्या मुझे खिचड़ी दलिया इस तरह की चीजें लेने के बाद मुझे ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा। और कॉन्स्टिपेशन ज्यादा टाइम तक रहती है, पेट आपका साफ नहीं हो रहा, तो वो फिर बड़ा बीमारियों का कारण बनेगा। तो उसके लिए शुरू में अगर आपको लग रहा है थोड़ी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है, दवाई का, तो वो लो, ठीक करो, वॉक करो, चलते फिरते रहो। रात को थोड़ी सी डाइट को चेंज करके देखो कि भाई ये करने के बाद फाइबर थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, मतलब उसमें सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करो। सलाद आप लेंगे ना तो उससे मिक्स मत करो 2-3 खाने को, कि सलाद भी फल भी और खाना भी, वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन करेगा। दूध आपको सूट करता है कि नहीं करता, वो भी कई बार कॉज करता है। ब्रेड, रस्क वगैरह ऐसी चीजों का आप इस्तेमाल करो ना करो, वो भी आपको, क्योंकि शुगर आपकी ठीक है तो आप सब चीज खा सकते हैं जो आपको ठीक लगे, पर मीठा अवॉइड करो। और दूसरा, वॉक करोगे और रात के खाने को थोड़ा सा चेंज करके देखो। और ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रह रही है आपको तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो नहीं करना कि अच्छा बस मेरे को रह रही है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। डाइट अपने हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे चेंज करो, पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। जी, कुछ बहनों ने लिख के भी दिया है। तो एक बहन का क्वेश्चन था कि जैसे 50+ हो चुकी है तो उनका कितना वेट रहना चाहिए। हाँ, वेट हाइट के हिसाब से होता है। ऑनलाइन उसका एक कैलकुलेटर आप देख सकते हो, आपकी वेट के हिसाब से आपकी हाइट क्या है, तो वो आप ऑनलाइन कैलकुलेट कर लो। उसमें आपका एक तो बॉडी मास इंडेक्स निकल कर आ जाएगा। पर 50 साल के ऊपर वाली महिलाएं और बहनें खासतौर पे ध्यान रखें कि 50 साल के बाद हार्ट की प्रॉब्लम और ये सब होना, बोन्स वीक होना, ये बहुत ही कॉमन है। तो आपके विटामिन डी, B12 ये ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे ज्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम भाइयों में होती है, पर 50 के बाद उतनी प्रॉब्लम बहनों में भी हो जाती है, क्योंकि उनके हार्मोन चेंज वैसे होते हैं। तो वो रखें। और मेन तो एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट हमारा ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखो। खाना सब कुछ है बट राइट खाने की जरूरत है। वॉक, एक्सरसाइज आपको जरूर रेगुलर करते रहनी है। नींद आपकी ठीक होनी जरूरी है। तो यही बेसिक चीजें हैं और इससे ज्यादा कुछ, हाँ, बोन्स का जरूर, हड्डियों का खास तौर पे ध्यान रखिए। और वेट के लिए आप ऑनलाइन एक बार चेक कर लो कि मेरी हाइट और मेरे वेट के हिसाब, मेरे उसके अकॉर्डिंगली एज के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि जैसे भाई साहब ने बताया कि इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस के ऊपर, तो उसमें क्रेविंग होती है, तो क्रेविंग में फूड को आपको कम करना है, मीठे को और नमक को, सब चीजों को। लेकिन उसको अगर हम खाने को कम करेंगे तो उसको किससे कवर अप करेंगे? उस क्रेविंग को कम करने के लिए ऐसी क्या चीज यूज करें जिससे कि हमारा वो फूड वाला पार्ट है वो कवर अप हो जाए? तो एक तो क्या करना है, क्रेविंग में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपको यहाँ से भोग मिला है, आपके पास घर में मिठाई आई है, आपने फ्रिज में रख दिया या आपने आसपास अपने कहीं भी रखा, बेड के पास रखा, तो हाथ वहां जाएगा ही जाएगा, आप खाओगे ही खाओगे, क्रेविंग होगी। तो सबसे पहले तो जो भी भोग मिला वो आपको बांटना है। भोग बस आपको थोड़ा सा लेना, रखना नहीं है। तो क्रेविंग में एक तो फिर वो मीठा बार बार नहीं जाएगा। दूसरा, उसके कुछ पहले रिप्लेसमेंट देखो कि किशमिश ले ली, डेट्स ले लिए, जैसे ऐसे कुछ मीठा ले सकते हो। थोड़ा मैंगो वगैरह खा लिया, आम खा लिया मीठा, बट एक्चुअल में मिठाई नहीं खानी की, वही वो वाला वो क्रेविंग। और नमक की क्रेविंग होती है तो जैसे मखाना हो गया, रोस्ट करके रख लिया,
चने हो गए, चने को रोस्ट करके रख लो तो वो आप खा सकते हो। तो मतलब मीठे की होती है क्रेविंग या फिर नमकीन की होती है। अब नमकीन में ऐसा नहीं कि फिर वो टोली रखी है और वो खा रहे हो आप, वो तो फिर नमकीन की क्रेविंग होगी। तो फिर वो नमकीन और मीठे का आप नेचुरल देखो, मखाने वखाने मूंगफली वूफली ऐसी रोस्ट करके रख लो, वो ठीक है। थैंक यू भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया। अभी और कोई ये है? अभी समय हो, चलो एक, हाँ एक बस अभी लास्ट। अगर शुगर नॉर्मल हो जाए तो फिर मेडिसिन कंटिन्यू करनी होती है या फिर कई लोग छोड़ देते हैं शुगर इसे? नहीं, तो उसकी मेडिसिन की डोजेस चेंज हो जाती है, स्टॉप नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने स्टॉप की थोड़े टाइम बाद आप कराओगे फिर से बढ़ गई है आपकी। तो वो होता है, डायबिटीज भी रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाता है, पर वो फिर आपको थोड़ा सा उस तरह से उसी तरह की जो डाइट होती है ना वो आपको फॉलो लंबे समय तक करनी है। तो मेडिसिन एकदम से स्टॉप नहीं करनी। जैसे आपका कई महीनों तक नॉर्मल आ रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है, तो चलो आप मान लो कि आप ऑफ द मेडिकेशन हो गए। पर एक बार नॉर्मल हो जाती है, फिर उसके बाद आप दोबारा टेस्ट नहीं कराओगे तो पता नहीं ना फिर कब बढ़ गई है। अब जैसे क्या होता है, गर्मियों में एकदम से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, आप चेक कराओगे ना, क्योंकि गर्मियों में हमारी वेसल डायलेटेड होती है। एकदम मौसम बदलेगा, अभी ठंड सी आएगी, फिर एकदम बढ़ जाएगा। तो चेकिंग करनी है, मतलब उसको मॉनिटर करो, बड़ा ठीक ही आ रही है, ठीक ही आ रही है, तो हो सकता है स्टॉप हो जाए, कम हो जाए। तो ये है। बहुत अच्छा, चेक एंड चेंज, मतलब आपने चेक करना है अपने आप को डे टू डे बेसिस के ऊपर और उसी हिसाब से अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना है। और इसी तरह से जो है योगा इन सब चीजों को अपने डेली रूटीन में लेना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक्स। अभी 2 मिनट बाबा को फिर से याद करेंगे।